आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल पैराडॉक्स बीएससीबी क्लास 10th में। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में मैं बच्चों लाया हूं आपके लिए मॉडल सेट 2 हिंदी का। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपके लिए मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव का सारा सॉल्यूशन दिया था, उसको आपने देखा भी होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे इस सभी वीडियो को देख करके आप अपने परीक्षा की तैयारियों का आकलन भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो मॉडल सेट 2। तो आइए हम प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मॉडल सेट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? ऑप्शन में आप देखेंगे ए ऑप्शन में दिया है 1910 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1911 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1912 ईस्वी और डी है 1913 ईस्वी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन 1911 ईस्वी वह सही है। अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन देख लीजिए आप है रश्मि रथी, संस्कृति के 4 अध्याय, सी में है उर्वशी और डी में है रेणुका। तो उनको सी आपका जो ऑप्शन है उर्वशी, इस रचना के लिए उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपके लिए कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत आपको याद भी होगा, यह जो है बिस्मिल्लाह खां के बारे में इसमें बताया गया था और यह सी व्यक्ति चित्र आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी है आपका ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। थोड़ा सा प्रिंटिंग में एरर है, इसके कारण दिखाई नहीं दे रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर यह ऑप्शन है आपका। और यहां पर डी ऑप्शन जो है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका राइट आंसर भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद 5वां प्रश्न है आपका कि भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना जो की है बच्चों, आप देखेंगे ऑप्शन में है सूर्य, कंचन, पुष्प और छाया युक्त चंद्र। तो अगर आपने इस कविता को पढ़ा है तो आपको याद होगा कि छाया युक्त चंद्र से उनकी तुलना की गई है भारत मां के श्रेष्ठ मुख की। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर प्रश्न कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्तें यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है, जनता। यानी जनता को नेता हमारे क्या समझते हैं? मिट्टी की अबोध मूर्तें समझते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं 7वें नंबर प्रश्न में। प्रश्न है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? ए प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, बी आधुनिक सभ्यता के विकास का, सी प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का और डी आपका ऑप्शन जो सही है आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। दुर्दांत। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न में। आइए अब 8वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन आप देखेंगे ईद, बकरीद, मुहर्रम, शब बारात, यानी डी ऑप्शन जो है आपका मुहर्रम। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ में मुस्लिम पर्व मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। 9वां नंबर प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वह है सी, अहिंसक प्रतिरोध। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, जो 10वां नंबर प्रश्न है।
और प्रश्न क्या कहता है कि वाणी कब विश्व के समान हो जाती है। तो आपको याद होगा आपके पाठ में जो दिया गया है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जिसके लेखक गुरु नानक जी हैं। तो वाणी कब विश्व के समान होती है? जब मुख से हमारे राम का नाम नहीं निकलता, तब वाणी हमारी विश्व के समान हो जाती है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न की रस्म खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो रस खान की जो बात अगर हम करते हैं तो ये सी जहांगीर, उस समय जहांगीर का शासनकाल था। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, 12 नंबर प्रश्न है आपका कि कवि ने परजन्य किसे कहा है? परजन्य यानी जो दूसरों के लिए जन्म लेता है, तो परजन्य यानी जो दूसरों के लिए जन्म लेता है वह है सी बादल, यानी बादल परहित के लिए देह धारण करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही है आपका, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। 14वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। चौदह नंबर आपका प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। अगला प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न है आपके लिए कि लौ मादा मोजेल द आविन्यो किसकी कृति है? तो यह जो कृति है वह है बी पिकासो। अगला प्रश्न है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग बच्चों डी ऑप्शन आपका सही है। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग होता रहा। उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी में सी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो देखिए इसमें जो लिखा है इसमें आपका सही है सी ऑप्शन कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर जो है वह घर छोड़कर चला गया था। अगले प्रश्न में आते हैं जो आपका 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में आप देखिए क्या कहता है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? और आपने अगर मेरा इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको मैंने बताया था कि सहजात वृत्तियां यानी वैसी अनजान स्मृतियों को हम सहजात स्मृतियां कहते हैं जिनमें हमारा कोई वश नहीं चलता, यानी वह काम अनजाने में होता रहता है। जैसे हमारे बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, दांत का बढ़ना या दांतों का पुनः जम जाना, ये सभी सहजात वृत्तियां होती हैं, यानी अनजान स्मृतियों को हम क्या कहते हैं? सहजात वृत्तियां कहते हैं। अगला प्रश्न है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है वह हमें दक्षिणी भारत से मिले हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है वेतमा दान पात्र किस समय का है? तो वेतमा दान पात्र जो है वह है बच्चों ए ऑप्शन 1020 ईस्वी। थोड़ा सा मैं इसको और आपके लिए बड़ा कर देता हूं। ये आपका ए ऑप्शन सही था, 1020 ईस्वी का है। उसके बाद अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने की 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो सीता के बेटों ने उसे 50 रुपए, यानी ए ऑप्शन आपका सही है, 50 रुपए माहवारी देने का निर्णय लिया। आइए अगले प्रश्न में। चौबीसवां प्रश्न है आपका
24 नंबर और प्रश्न है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख बच्चों 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर पर 11 रुपए चोरी करने का इल्जाम लगा था। बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? शब्द है बूढ़ा और क्या लगा इसमें? पा, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। 27वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित शब्दों में देखिए ए ऑप्शन है उच्छ्वास, बी ऑप्शन है उच्छ्वास और सी ऑप्शन भी है उच्छ्वास और डी ऑप्शन है उच्छ्वास, यानी बी और सी दोनों ही ऑप्शन आपका देख लेंगे सेम है, तो दोनों ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए आप मिला भी सकते हैं। देखिए दोनों ही में सेम लिखा है और दोनों ही शब्द मुझे शुद्ध दिख रहे हैं, कोई भी इसमें अंतर नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपका सही है। आइए अब 28वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 28वां नंबर जो प्रश्न है आपका वह है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें देखिए ए भी और सी भी, क्यों? इसलिए कि दोनों ही शब्द जो हैं वह शुद्ध हैं और ये दोनों शब्द अशुद्ध हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यह बालक कहाँ जा रहे हैं, ये वाक्य अशुद्ध है, चूंकि ये बालक होना चाहिए। बच्चा का क्या समाचार है, यह भी अशुद्ध है, चूंकि बच्चे का क्या समाचार है होना चाहिए। फूलों की एक माला ला दीजिए, यह आपका सही ऑप्शन है। डी, लता 2 चिट्ठी लिखी, तो लता 2 चिट्ठी लिखी नहीं, लता ने 2 चिट्ठियां लिखी होना चाहिए था। चलिए, तो यह भी आपका गलत है, आप समझ गए कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। 30 नंबर प्रश्न है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर कर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है आपका वह बिल्कुल सही है। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता ही है 2 वर्ण होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए इस प्रश्न में 32वां प्रश्न है आपका कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या जो है वह बच्चों B11, यानी स्वर वर्ण कितने हैं? 11। आपको व्यंजन वर्ण के बारे में भी पता होगा कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं वह होते हैं 33, तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 44। तो आइए व्यंजन वर्ण के बारे में भी यहाँ आपको प्रश्न दे ही दिया है और इसका उत्तर भी आप जान ही चुके हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, 33। अब 34 नंबर जो प्रश्न कहता है कि क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान है बच्चों कंठ। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 35वें नंबर प्रश्न पे आइए कि स वर्ण का उच्चारण स्थान है। आप देखेंगे यह स, हम लोग इसको जब उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं अपने यहाँ, तो कहते हैं इसको कि तलव्य स, यानी तलव्य स यानी तालु, तालु से इसका उच्चारण होता है, तो इसीलिए इसको ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए बच्चों अब हम चलते हैं 36वें नंबर प्रश्न पे, और 36वां नंबर प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं। इसका उत्तर आप बिल्कुल हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप 36 नंबर प्रश्न जो है उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। और बिल्कुल इसका उत्तर मैंने ठीक आपको इसके पहले बता भी दिया है, तो आप गौर से अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देंगे। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि नहीं ये ऑब्जेक्टिव है और हम सब्जेक्टिव का भी जो है वीडियो हम देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट में हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजें, आपके लिए हम सब्जेक्टिव का भी वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। 37वां नंबर प्रश्न है कि म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान है बच्चों सी नासिका। 38वां नंबर प्रश्न, न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न यानी जैसे म का उच्चारण स्थान नासिका है वैसे ही न का उच्चारण स्थान भी नासिका, यानी इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। 39वां प्रश्न है कि
ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है बच्चों बी ओस्ट। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। चालीस नंबर प्रश्न है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसका भी उत्तर आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देंगे। चूंकि जब वर्ण की बात आई थी तो मैंने आपको बताया भी था, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, उनकी संख्या भी बताई थी और उससे संबंधित प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजेंगे। चलिए 41वें नंबर प्रश्न पे आते हैं कि अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ का जो उच्चारण स्थान है वह है बच्चों ए कंठ। चलिए अब आते हैं हम अगले प्रश्न में। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, थोड़ा सा यहां पर मैं लिख देता हूं आपको। ये आपका ल है, ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो ल का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है बच्चों ए दंत। 43वें नंबर प्रश्न पे आइए। यहां देखिए, यहां लिखा गया है ए और ये है ए, यानी ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और ए का उच्चारण स्थान है ए कंठ जोड़ तालु, और कंठ जोड़ तालु जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा कंठ तालव्य, यानी दोनों ही विकल्प आपके लिए बिल्कुल सही हैं। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है और इसमें जो है यह अंग लगता है। अंग, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंग का उच्चारण स्थान है वह भी ए दंत है आपका। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो 45 नंबर क्वेश्चन जो है वह बच्चों र है। र, तो र का उच्चारण स्थान क्या है? तो र का उच्चारण स्थान है मूर्धा। डी ऑप्शन आपका सही है। अब आइए 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन ये आपका ये है स, ये स है। तो स क्या है आप देख लेंगे, इसमें क्या हम कहते हैं? तालव्य स और मूर्धन्य स। तो मूर्धन्य स यानी बी मूर्धा जो होता है वह आपका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न में आइए। यह आपका 47 नंबर क्वेश्चन है। ये छोटा ई है और ये बड़ा ई है। छोटा ई और बड़ा ई ये दोनों वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इन दोनों का उच्चारण स्थान है सी तालु। अब ये देखिए आपका यहाँ पर जो दिया है वह शायद यहाँ प दिख रहा है शायद, और यह है व। तो ये प और व का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका स्थान है दंत और ओष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ के द्वारा इसका उच्चारण होता है। अब अगले प्रश्न में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सूरदास जैसे एक तरह से यह नाम है सूरदास, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चूंकि नाम कोई भी हो तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा में भी किसी व्यक्ति का अगर नाम खास नाम होता है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। 50वां प्रश्न है कि स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर यानी एक तरह से भाव बता रहा है, तो होना क्या चाहिए? भाववाचक संज्ञा। 51 नंबर प्रश्न पे आते हैं 51 कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो आपका डी ऑप्शन रामविलास शर्मा जी निराला के साहित्य साधना के रचनाकार हैं। अब आइए 52 नंबर क्वेश्चन।
रामायण की रचना किस भाषा में है? थोड़ा सा यहाँ आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो ये रामायण है। रामायण जो हमारा बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, तो इसकी रचना जो है वह किस भाषा में है? तो इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए 53 नंबर क्वेश्चन में, यहां अमरकांत लिखित कहानी का नाम है ईदगाह, ठेस, मछली और बहादुर। तो अमरकांत ने बहादुर नामक कहानी लिखी है। आइए अब अगला प्रश्न है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप बच्चों आपको याद होगा युद्ध में मारा गया था, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए 55वें नंबर प्रश्न पे आते हैं कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जी से उनकी पुत्री ने यानी उनकी लड़की ने पूछा था कि नाखून हमारे क्यों बढ़ते हैं? तो यहाँ देखिए आपका बी ऑप्शन जो है लड़की ने। 56 नंबर क्वेश्चन कि नागरी लिपिक शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह बच्चों है बी निबंध। 57 नंबर क्वेश्चन कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है प्रेमघन जी, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, रेनर मारिया रिल्के, यहां देखिए रेनर मारिया रिल्के जो जर्मन लेखक हैं, हाँ रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? देख लीजिए, ए जर्मन, बी ब्रिटिश, सी फ्रांसीसी और डी चीनी, और मैंने आपको बताया भी कि जर्मन भाषा के हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही है। इनका जन्म भी वहीं हुआ था। 59 जित जित मैं निरखत हूं, यानी पंडित बिरजू महाराज के बारे में यह जो पाठ था आपका, जित जित मैं निरखत हूं पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसमें जैसा आपको पता ही है कि साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी ने बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिया था, इंटरव्यू लिया था, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब लास्ट आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, 60 नंबर प्रश्न है। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो सी ऑप्शन आपका सही है, चाचा, यानी शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो बच्चों आपके लिए समाप्त होता है। आप हमारे इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली जो वीडियोज हैं उन वीडियोज का लाभ उठाएं। तो आइए आज का यह वीडियो आपके लिए समय समाप्त करता हूं। हैव अ गुड डे।